देखिए भाई, शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक लोकसभा है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपसे कहा था कि लोकसभा के बारे में अगला वीडियो हमारा होगा, तो हम उसी के साथ आए हैं आज। तो क्या क्या पढ़ना है लोकसभा में, वो चीज़ें पीछे लिखी हुई हैं कि इसके सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से इसका चुनाव होता है, कितने सदस्य होते हैं और इसकी कार्य अवधि क्या होती है, कब तक ये काम करती है, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास राज्यसभा पे ले चुके हैं और आज की क्लास तो हमारी लोकसभा पे है ही। सरकार के बारे में भी हमने बताया और जो उसके पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा के, उसके बारे में भी हमारी पिछली क्लास है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, उसके लिंक दिए गए हैं हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की क्लास देख लेते हैं फिलहाल। देखो, लोकसभा अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। पढ़ना क्या क्या है, सारी चीज़ें लिख दी गई हैं नीचे। इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, संरचना यानी कि गठन कैसा होगा इसका, किन चीज़ों से मिलकर बनेगी ये। चुनाव पद्धति क्या है, यानी कि अगर चुनाव के अंदर किस तरह का सिस्टम अपनाया जाता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि उसका एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है राज्यसभा का, इस तरह से इसमें किस तरह की पद्धति अपनाई जाती है। सीटों का निर्धारण कैसा होगा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए, वे पढ़ेंगे। उसके बाद योग्यताएं क्या हों इसके सदस्यों की, वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी अवधि क्या है कि कब तक ये काम करती है, उसके बारे में जानेंगे। तो एक एक पॉइंट हम उठाएंगे और पढ़ेंगे। तो देखो, फिलहाल इसके कुछ अन्य नाम हैं लोकसभा के, तो आप उसके बारे में देखो। इसका लोकसभा तो इसको कहते ही हैं। उसके बाद इसको निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से अपनाई, तो इंग्लैंड का एक निचला सदन है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, तो उसके आधार पर इसको निम्न हाउस बोलते हैं, वरना इसका ज़्यादा कुछ महत्व है नहीं, क्योंकि संविधान में इसकी कोई व्याख्या नहीं है, ना ही इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसको प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष सदन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है, सारे सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जाते हैं, तो इसलिए इसको प्रत्यक्ष सदन भी कुछ लोग बोल देते हैं। कुछ लोग इसको लोकप्रिय सदन यानी कि पॉपुलर हाउस भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं। तो ये इनकी कुछ शब्दावली हैं, इनके जो संबोधन में इस्तेमाल की जाती हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए। तो इस तरह से इसको कुछ लोग जनता का हाउस भी इसको बोल देते हैं कि भाई जनता का सदन है ये, जनता का सदन, क्योंकि जनता इसमें सीधी भागीदारी करती है, उनके प्रतिनिधि इसमें चुने जाते हैं और जनता का ही प्रतिनिधित्व वो करते हैं किसी एक विशेष क्षेत्र के द्वारा। तो इसको इन अलग अलग शब्दावलियों को प्रयोग किया जाता है, तो इसमें तनाव की कोई बात नहीं है। अगर ये शब्दावली इस्तेमाल हो तो समझ जाना कि ये लोकसभा के बारे में बात हो रही है, ना कि राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में भी हमने आपको बताया था कि उसके लिए भी क्या क्या शब्दावलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखो, संरचना के बारे में पहले पढ़ेंगे कि कितने सदस्य होते हैं, किस तरह से ये काम करती है। तो देखिए, एक एक पॉइंट उठाएंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, जरा समझने की कोशिश कीजिए कंसेप्ट के अनुसार। देखो, संरचना यानी कि गठन, कि इसका गठन कैसे होता है, कितनी सीटें इसके अंदर होती हैं। देखिए, इसके अंदर 550 + 2 इतनी सीटें होती हैं, यानी कि 552 सीटें मैक्सिमम इसमें निर्धारित हैं। इतनी सीटें इसमें निर्धारित हैं। अब हम इसको अलग अलग बांट के देखेंगे कि किस तरह से निर्धारित हैं और किन राज्यों को या फिर मतलब संघ शासित क्षेत्र को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं। देखिए, इनको हम दो भाग में बांटते हैं। इनमें से एक आर्टिकल है हमारे पास 81 का क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए। देखिए, क्योंकि लोकसभा जब हम पढ़ते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आर्टिकल नंबर 81 आप देख लीजिए, उसमें लोकसभा के बारे में जिक्र किया गया है, उसमें उसके सारे मतलब चीज़ें हैं और बाकी दूसरे आर्टिकल भी यूज होते हैं इसके संबंध में, 82 83 तक भी यूज होते हैं। तो फिलहाल आप देखिए 81, इस आर्टिकल में कहा गया है कि राज्यों के लिए मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 530 सीटें होंगी, यानी कि राज्य से जो सदस्य आएंगे वो 530 आएंगे लोकसभा के लिए। सदस्यों का मतलब यह एमपी से है, सांसद। आप लोगों ने मतदान किया होगा अगर आप 18 वर्ष से अधिक के हैं, तो जो हम सांसद के लिए चुनाव होते हैं जिनके थ्रू प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, तो वे इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वही सांसद हैं, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और एक आर्टिकल इसी का एक भाग है। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 20 कैंडिडेट होंगे संघ राज्य क्षेत्रों से, ठीक है।
ये तो राज्यों से होंगे और ये होंगे संघ शासित क्षेत्र जो है हमारे। ये इन आर्टिकल में बात कही गई है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि इतने यहाँ से होंगे ये, तो इसमें तो 530 के 530 चुन के आ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इसमें सिर्फ 13 कैंडिडेट को ही अलॉट किया गया है, बाकी 7 जो है उनको अभी अलॉट नहीं किया गया उन सीटों को। तो यहाँ से तो 530 ही आ जाएंगे और यहाँ से सिर्फ 13 आएंगे। तो कुल मिला के ये कितने हो गए, 530 और 13 543। इतने सदस्य लोकसभा में आएंगे संघ शासित क्षेत्रों से और राज्यों से। ये प्रावधान किए गए हैं इन आर्टिकल के थ्रू, आप इनको समझिए। तो हमारे 543 हो गए, ये 543। अब इन दो का क्या, देखो इन दो के बारे में प्रावधान है अलग से। इन दो के बारे में कहा गया, आर्टिकल 331 है एक हमारे पास, तो उस आर्टिकल में कहा गया है आर्टिकल 331। देखिए एक आर्टिकल हमारे पास 331 है, आप इनको नोट कर लीजिए। अगर आप कॉपी पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके उसको देख लेना, उनको नोट करना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बाकी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए तो ये जरूरी है। आर्टिकल 331 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियनों को नॉमिनेट करेगा लोकसभा के लिए। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। यानी कि अगर एंग्लो इंडियन का मतलब प्रतिनिधित्व नहीं है या प्रतिनिधित्व कम लगता है भारत के राष्ट्रपति को, तो वो 2 एंग्लो इंडियन को यानी कि 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 331 में। तो आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं अगर इसके बारे में आपको देखना है तो। राष्ट्रपति के बारे में ये है कि भी एंग्लो इंडियनों को वो नॉमिनेट कर सकता है, 2 को, मैक्सिमम 2 को, 1 भी कर सकता है जैसा उनको लगे, ये उन पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से कहा गया है। अब एंग्लो इंडियन के बारे में क्या है, देखो एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन का सीधा सा मतलब आप समझिए, एंग्लो इंडियन वे लोग हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ही एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए जब अंग्रेज़ों का शासन था तो कुछ लोग इंग्लैंड से, यूरोप से यहाँ पर आए, तो यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने शादियाँ कर ली, यहीं पर रह गए, और उनके जो बच्चे हैं या फिर उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, तो वे लोग कहलाते हैं एंग्लो इंडियन। यानी कि जिन लोगों का, जिस व्यक्ति का या फिर किसी महिला या पुरुष का जो मतलब पिता है या फिर उसका पुरुष वंशज यूरोप से संबंधित है, उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगर आपको एंग्लो इंडियन के बारे में देखना है तो हमारे पास एक आर्टिकल है 366 का क्लोज 2, इस आर्टिकल में एंग्लो इंडियन के बारे में बताया गया है। आप चाहे तो इस आर्टिकल को देख लीजिए। और एक हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक्ट है 1935 का। देखिए यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी इसके बारे में चर्चा की गई, इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो एंग्लो इंडियन को हमारे यहाँ संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और उनको 2 मैक्सिमम सीटें राष्ट्रपति के थ्रू लोकसभा में दी गई हैं मनोनीत के जरिए। बाकी चुनाव तो वो लड़ ही सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप समझ लीजिए 550 + 2 552 मैक्सिमम सीटें हैं लोकसभा में। और 530 राज्यों के लिए होंगी, मैक्सिमम 530 ही आ जाते हैं। 20 संघ शासित क्षेत्रों के लिए होंगी, लेकिन उसमें 13 आते हैं, तो 543। और 2 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है जो आंग्ल भारतीय हैं। तो ये 545 सीटें इस समय हमारे यहाँ लोकसभा में है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इतनी सीटें होती हैं। आप इसको समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। देखिए अगला पॉइंट नोट कर लेना, इनको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेंगे, चाहे वो छोटी परीक्षाएं हो, बड़ी परीक्षाएं हो, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो इनसे बन जाते हैं। अब इसके चुनाव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम कि भी चुनाव कैसे हो, चुनाव प्रणाली या चुनाव। देखिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हो, हमने राज्यसभा में बताया था। चुनाव 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। हमने बताया था इनडायरेक्ट चुनाव होता है लोकसभा के लिए, यानी कि जनता सीधे वोट नहीं करती, इसमें जनता सीधे वोट करती है।
तो देखिए ये वाली डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान है हमारे यहाँ, जो लोकसभा का चुनाव है तो उसमें डायरेक्ट इलेक्शन को अपनाया गया है, इनकी जनता सीधे भागीदारी करेगी। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं सांसद के लिए, जो सांसद इनके प्रधानमंत्री चुने जाते हैं जिनके थ्रू, तो उनमें हम सीधे वोट डालते हैं। आपको पता होगा आपके क्षेत्र का भी कोई सांसद होगा तो आपने चुनाव किया होगा, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है या फिर आपके माता पिता ने भी उसमें वोट किया होगा तो हमने सांसद चुना होगा। इनके डायरेक्ट हमने सीधे वोट डाला है और हमने अपने सांसद को चुना है, तो वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनके मेंबर ऑफ लोकसभा वो होगा, तो उसी के लिए वोट किया। अच्छा, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन में क्या किया गया कि एक पद्धति अपनाई गई है, उस पद्धति का नाम है उस पद्धति का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखिए हिंदी में इसके अलग अलग संबोधन हैं, अलग अलग लोग इसको कहते हैं। कुछ कहते हैं कि पहले आओ पहले पाओ की जो पॉलिसी है या फिर पहले आओ पहले पाओ की पद्धति है उसको ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद कह सकते हैं कि सबसे पहले खंबा छूने की जो पद्धति है वो। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विजयी होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का या एमपी का या फिर लोकसभा सदस्य का। 100 लोग वोट करेंगे टोटल। इसको मान लीजिए 20 मिल गए, इसको 30 मिल गए, ठीक है, और इसको कितने 40 मिल गए और इसको 10 मिल गए। 100 वोट भी पूरे हो गए। लेकिन अब इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिले वही विजयी होगा। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का उदाहरण है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, दूसरे उदाहरण आप बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो इसका सीधा सा मतलब है, गांव में प्रधानी के चुनाव होते हैं, पंचायत का जो स्तर है उसके चुनाव होते हैं, उसमें भी यही पद्धति अपनाई जाती है। विधायकों के चुनाव होते हैं उसमें भी ये पद्धति अपनाई जाती है, म्यूनिसिपालिटी में पद्धति अपनाई जाती है, और हमारे यहाँ फिर लोकसभा में तो ये है ही। तो इस तरह से इस पद्धति की आलोचना होती है, कुछ लोग आलोचना करते हैं इसकी, उसके बारे में कभी अलग से चर्चा होगी। फिलहाल आप समझिए कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी कि सबसे पहले जो एक तरह से खंबा छूने की पद्धति इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझिए इसको। देखिए इसका जो चुनाव पद्धति हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भी किस राज्य को कैसे सीट दी जाएंगी, किस तरह से निर्धारण हो कि भी कहाँ पर कितनी सीटें होंगी, किस तरह का प्रावधान किया गया है। जैसे हमने राज्यसभा में बताया कि पॉपुलेशन को आधार बनाया था, तो इस तरह से थोड़ा सा आइडिया इसका भी ले लेते हैं हम। देखो सीटों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण यानी किस तरह से सीटें इसमें आएंगी, लोकसभा में कितनी सीटें कहाँ से होंगी। देखो हमारे पास आर्टिकल है एक, ये 81 में तो हम लोकसभा को पढ़ते ही हैं। हमारे पास एक आर्टिकल है इसी का 81 का क्लोज 2, उसमें कहा गया है कि जो लोकसभा है उसमें सीटों का निर्धारण इस तरह से होगा, एक तरह से जनसंख्या को ही आधार बनाया गया है। कहा गया है कि जनसंख्या का अनुपात सीटों के अनुपात के बराबर हो, यानी कि प्रत्येक राज्य को इस तरह से सीटें निर्धारित की जाएंगी कि प्रत्येक राज्य में संघशासित क्षेत्र में सीटों का अनुपात और जनसंख्या का अनुपात बराबर हो। इस तरह से सीटें मतलब अरेंज की जाएंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। देखिए मान लीजिए किसी राज्य की या किसी संघशासित प्रदेश में तो खैर इतनी जनसंख्या है नहीं, मान लीजिए 1 करोड़ जनसंख्या है किसी राज्य की, तो उसको हमने दे दी 5 सीटें, 5 सीटें दे दी हमने उसको। अब इसी प्रकार से अगर किसी राज्य की जनसंख्या 4 करोड़ है तो उसे कितनी होगी, 5 गुणा 4 यानी कि 20 सीटें होगी। तो इस तरह से जनसंख्या के अनुसार सीटें दी गई। तो ये प्रावधान मतलब 81(2) में इसका किया गया है कि भी इस तरह से सीटों का निर्धारण होगा। लेकिन मान लीजिए इस सिद्धांत में दिक्कत यह है कि भी अगर 1 करोड़ पे 5 सीटें हैं, 1 करोड़ पर हमारी कितनी हैं, 5 सीटें हैं, तो कुल मिला के कितने ये होगी, यानी कि 20 लाख की जनसंख्या में 1 सीट होगी, यानी कि 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा हमारा एक सांसद। हम उदाहरण से समझ रहे हैं। तो इस तरह से अब समस्या इसमें यह है कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, बहुत सारे संघ शासित क्षेत्र हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, 2-4 लाख 1-2 लाख में थी उस समय तो, लेकिन अब भी बहुत सारे, सिक्किम जैसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 6 लाख के आसपास है, तो उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता था। तो उन पर तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता, तो फिर क्या किया गया, हमारे यहाँ संशोधन किया गया संविधान में एक, क्योंकि संविधान का पक्ष है। अब संविधान में कोई चीज़ हमको लिखनी है, उसमें करना है तो संशोधन करना पड़ेगा हमें, तो संविधान में संशोधन किया गया।
संविधान में एक 31वां संशोधन किया गया, 31वां संशोधन, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किया गया, ये 1973 में किया गया। तो जब इसको किया गया तो आर्टिकल 80, इस वाले आर्टिकल में लिख दिया गया कि भी ये जो सिद्धांत है कि भी जनसंख्या वाले की जिस तरह से 20 लाख पे एक सीट पड़ रही है, तो वो सिद्धांत जो है छोटे राज्यों पर लागू नहीं होगा। छोटे राज्य का मतलब है कि जिसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है, ये सिद्धांत उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि अगर उन पर ये सिद्धांत लागू करेंगे तो भाई उनको घाटा रह जाएगा, लोकसभा में समस्या होगी, उनकी सीटें कम होंगी। तो मतलब जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो जनसंख्या के आधार पर हमने बताया था, तो वो सिद्धांत फॉलो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सभी को बराबर का मतलब अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर का प्रतिनिधित्व हो, तो इसकी व्यवस्था करेगी कि भी 60 लाख से कम वालों को जो है इस दायरे में नहीं लाया जाएगा। तो फिलहाल यही सिद्धांत लागू है। तो देखो इस तरह से सीटों का निर्धारण हमारे यहाँ होता है। देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हुआ क्या कि हमारे यहाँ आर्टिकल 82 में ही लिखा गया है, 82 आर्टिकल, मैंने बताया था कि इसी संबंधित है ये भी। आर्टिकल 82 में कहा गया है, हमारी संसद को शक्ति दी गई है, हमारी संसद को शक्ति दी गई है कि संसद जो है प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी कि 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो प्रत्येक जनगणना के बाद जो है एक परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन का गठन करेगी। तो वो कमीशन क्या करेगा कि सीटों का, जो हमारे ये सांसदों के क्षेत्र हैं, यानी कि लोकसभा की सीटें हैं, तो इनका पुनर्गठन करेगा, देखेगा कि किसी सीट का दायरा बढ़ाया जाए, जनसंख्या को उसमें ज़्यादा इंक्लूड किया जाए या जनसंख्या को कम किया जाए, तो उनका पुनर्गठन के बारे में वो विचार करेगा। तो संसद को ये शक्ति दी गई है 82 में कि भी संसद जो है एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी प्रत्येक जनगणना के बाद। तो ऐसा किया भी, पहली लोकसभा का गठन हमारे यहाँ 1952 में हुआ, तो उसके बाद जो है परिसीमन आयोग का गठन होता रहा और जो सीटों का निर्धारण होता रहा धीरे धीरे। लेकिन हुआ क्या इस तरह से चलता रहा सब कुछ। लेकिन 1971 में ये सिस्टम गड़बड़ा गया। 1971 में जनगणना हुई, 1971 में ये गड़बड़ा गया, यानी कि 1900 देश आज़ाद हो गया, 1947 में संविधान भी लागू हो गया 1950 में। उसके बाद जनसंख्या का एक तरह से संकट था कि भारत सरकार चाह रही थी कि वे जनसंख्या को कम करें, लेकिन तो भारत सरकार ने प्रयास किया 1952 से ही पॉपुलेशन कंट्रोल का कि भी जनसंख्या हमारे यहाँ कम हो, ज़्यादा जनसंख्या को हम वहन नहीं कर पा रहे थे, तो इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए गए। अब 1971 में ये सिस्टम गड़बड़ा गया, यानी कि परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ, यानी कि सीटों का जो पुनर्निर्धारण था, यानी कि सीटों का मूल्यांकन वो नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से ये सिद्धांत यहाँ तक जो है फेल हो रहा था धीरे धीरे आके। ठीक है, हुआ क्या कि ये फेल क्यों हुआ, हमारे यहाँ आप जानते हैं 1975 में इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय, इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी का इस्तेमाल, यानी कि इसको आपातकाल बोलते हैं हिंदी में, नेशनल इमरजेंसी लगी। 352 आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो उसमें इसका जिक्र किया गया है कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है। तो आपात लग गया हमारे यहाँ 1975 में। तो अब उधर क्या हुआ कि 1976 में हमारे यहाँ एक जनसंख्या नीति आई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, क्योंकि सरकार के पास एक चुनौती थी कि भाई जनसंख्या को भी कम किया जाए, नियंत्रण किया जाए। तो अब क्या करते थे कि भाई बराबर सीटों का निर्धारण करते रहते थे, जनसंख्या जिस राज्य की जितनी बढ़ रही है 10 साल में उसका उतना मूल्यांकन करते रहते थे इस तरह से। तो अब हुआ क्या कि जनसंख्या को आधार बनाया गया, तो भाई हमारे यहाँ जो दक्षिणी राज्य हैं उनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती गई। सरकार के प्रयासों को उन्होंने माना और मतलब एक समझदारी के साथ उनको फॉलो किया। लेकिन जो उत्तर भारत के राज्य थे, जिनमें हम लोग भी आते हैं, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, तो इनकी जनसंख्या बढ़ती गई। तो अब जो दक्षिण के राज्य थे, भारत के दक्षिण के राज्य थे, उनको डर लगा या फिर मतलब उन्होंने आंदोलन किए कि भाई हमारी जनसंख्या तो घट रही है, और इस हिसाब से जो उत्तर के राज्य हैं, जो उत्तर भारत के राज्य हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ती रही तो उनको प्रतिनिधित्व ज़्यादा मिल जाएगा लोकसभा में और हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो इस चीज़ से दक्षिण के राज्य नाराज़ हुए, तो यहाँ आकर वो चीज़ें गड़बड़ा गई। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आ गई, उसका क्रियान्वयन करना था, इमरजेंसी लग गई, उसके लेकर समस्या हुई। तो ये जो मतलब परिसीमन आयोग था, तो इसके गठन की जो प्रक्रिया थी, उसके गठन का जो कार्य था वो मतलब धूमिल हो गया, उसको
वो इस तरह से कर नहीं पाए। इन चीज़ों की तरफ सारा ध्यान चला गया, इनमें लग गई सरकार, तो ये कर नहीं पाए। उधर दक्षिण के राज्य जो है नाराज थे इस चीज़ को लेकर, और तो इस तरह से 1971 तक ये चीज़ फॉलो हुई, उसके बाद नहीं हुई। तो फिर क्या किया कि सरकार ने फिर एक अमेंडमेंट किया 1976 में, संविधान में संशोधन किया, 42वां संशोधन 1976 में किया, और 82 यानी कि इस आर्टिकल में कह दिया गया कि भाई जो 2000 के बाद सन 2000 के बाद जो जनगणना होगी तो उसको आधार बनाया जाएगा। अभी तक क्या हुआ कि 1971 तक तो हो गई थी जनगणना, तो 1971 को आधार बनाया गया था लोकसभा सीटों के लिए, जनसंख्या को। लेकिन अब ये सारी चीज़ें आ गई तो कैसे करते, फिर 1976 में गवर्नमेंट किया गया, संशोधन किया गया, तो उसके बाद कहा गया कि 2000 लिख दिया गया कि अभी 2000 के बाद सन 2000 के बाद जो भी जनगणना होगी उसको आधार बनाया जाएगा, लोकसभा में सदस्यों के मतलब पॉपुलेशन को आधार बनाया जाएगा सीटों के निर्धारण के लिए। तो फिर अब धीरे धीरे 2000 आ गया, तो 2000 में फिर ये मुद्दा उठा तो क्या हो। उसके बाद फिर एक संशोधन किया गया कि भाई एक संशोधन किया गया हमारे पास 2000 में ही, सन 2000 में एक संशोधन किया गया, 84वां संशोधन संविधान में, और 84वें संशोधन में 2000 की जगह लिख दिया गया 2026। ठीक है, तो अब तक यही चीज़ें चल रही हैं। अब आप इसका मतलब समझिए कि अगर जब तक जो है 2026 नहीं आ जाता है तब तक जो है 1971 को ही जनसंख्या का आधार बनाया जाएगा। आप इसका सीधा सा मेरा मतलब समझ लीजिए कि अगर सीटों का हमारे यहाँ निर्धारण है, सीटों किस जनगणना को आधार बनाया गया है, तो वो 1971 की जनगणना है, उसको ही आधार बनाया गया है, और 2026 तक यही रहेगा, क्योंकि ये इस वाले संविधान संशोधन में लिख दिया गया है। 2026 के बाद क्या होता वो देखने की बात होगी, उसकी चर्चा तभी की जाएगी। फिलहाल आप समझिए ये तो 1971 को आधार बनाया गया। देखो ये इसका छोटा सा ब्यौरा था। अब इसकी योग्यताएं देख लीजिए कि भाई कौन से सदस्य चुनकर जाएंगे लोकसभा में, तो उनकी योग्यताएं क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्या होंगी। योग्यताएं हमने राज्यसभा में भी आपको योग्यताएं बताई थी, सारी योग्यताएं वही हैं, सिर्फ एक पॉइंट बदला हुआ है, तो आप उसको देखिए। देखो इसमें भी हम 5 पॉइंट भी चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो और भी चीज़ें हैं। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति, सिटीजन ऑफ इंडिया। वही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जो भारत का नागरिक है, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, तो अब आप इसका मतलब समझिए कि अगर आप भी 25 वर्ष के हो गए हैं तो आप ये मत समझिए कि आप जो है आपके सारे चांस ख़त्म हो गए, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं। तो आपको खुश होना चाहिए कि आप अगर 25 वर्ष के हैं तो आप सांसद बन सकते हैं, आप चुनाव लड़िए। जीतेंगे ना जीतेंगे वो बाद की बात है, लेकिन लड़िए चाहते हैं तो, क्योंकि भारत में तो वैसे भी हर तीसरा व्यक्ति पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो आप ये रखिए। आप चाहें तो पीएम भी बन सकते हैं, क्योंकि पीएम भी लोकसभा से आता है, आप जानते हैं इसको। राज्यसभा से भी आ जाता है, लेकिन अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो पीएम भी बन सकता है। देखिए तीसरा है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, लाभ का पद होना नहीं चाहिए। सीधा सा मतलब समझिए कि गवर्नमेंट की सर्विस में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हमने आपको बताया था मंत्री जो पद है, चाहे वो संघ क्षेत्र में है और चाहे मतलब यानी कि संघ की सरकार में है, चाहे राज्य की सरकार में है, वो मंत्री पद पर है, तो उस पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। बाकी जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, वो अयोग्य घोषित किया जाएगा। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य तो सही होना ही चाहिए। लोकसभा में और राज्यसभा में यही डिफरेंस है बस एज का, बाकी कोई दिक्कत नहीं कि कोई व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति भी जो है चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। उसके बाद संसद चाहे तो कुछ और कंडीशंस लगा सकती है और कंडीशन का निर्धारण कर सकती है कि अगर संसद कोई भी इस तरह का कोई रूल बनाती है तो वो भी फॉलो करना होगा इन चारों के अलावा भी। तो ठीक है, ये हो गया 25 वर्ष, इसमें डिफरेंस है राज्यसभा से, वरना चीज़ें सेम ही है। देखिए लास्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं। ये हमारा पैटर्न राज्यसभा वाला ही है, लोकसभा में भी, बाकी खास फर्क तो इसमें है नहीं। देखिए अब इसकी अवधि क्या होती है लोकसभा की, ये कितने दिन तक रह सकती है। इसमें भी 2-3 हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, आप उनको नोट कर लेना, सभी परीक्षाओं में काम आएंगे, देखते रहना ज़रा। देखिए लोकसभा की अवधि होती है 5 वर्ष, जब से वो चुनी जाएगी 5 वर्ष तक रहेगी।
और इन 5 वर्ष का निर्धारण होगा फर्स्ट मीटिंग से। यानी कि जैसे ही चुनाव हुए, लोकसभा का गठन हुआ, पहली मीटिंग हुई, उसी दिन से लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो गया। उस दिन से जो है अगले 5 वर्ष तक लोकसभा रहेगी, उसके बाद भंग हो जाएगी 5 वर्ष पूरे होते ही। ये इसमें कहा गया है। अगर और भी कंडीशन हो सकती हैं कि 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, लोकसभा भंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार जो है वो लोकसभा पर ही टिकी होती है। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इसका मतलब है कि सरकार मतलब जो सदन ने अपना विश्वास खो दिया है तो वो भंग हो जाएगा। या फिर मंत्रिपरिषद चाहे, मंत्रिपरिषद का मतलब आप पीएम से समझिए, फिलहाल इस पर चर्चा होगी कभी। अगर मंत्रिपरिषद चाहे और मंत्रिपरिषद रिकमेंड कर दे, उसके लिए मतलब अनुशंसा करे राष्ट्रपति से कि भाई हम इसको अवधि से पहले ही भंग कराना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसको भंग करने का आदेश पारित कर देगा। ऐसा हुआ भी है और बहुत सारी सरकारें करती हैं। ज़्यादा समय पहले तो नहीं, कुछ समय पहले महीने की अवधि के अनुसार कर देती हैं कि पहले भंग करा दिया जाए। सरकार चाहती है चुनाव में इसका फ़ायदा लेना, तो इस तरह से हो जाता है। 2 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है। ये लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा आप जानते हैं, 5 वर्ष होगा। लेकिन इसमें और भी 1-2 एस्पेक्ट देखते हैं, 1-2 फैक्ट देखते हैं इसमें जो आपके काम आएगा, आप उसको नोट करना। देखिए 5 वर्ष तो होता ही है, लेकिन कभी कभी संसद को एक शक्ति प्राप्त है हमारे यहाँ कि अगर संसद को संविधान में एक शक्ति प्राप्त है। संसद को कहा गया कि अगर संसद चाहे तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ऐसा किया, इसका उदाहरण देखते हैं हम कब हुआ ऐसा। देखिए हमारी जो 5वीं लोकसभा थी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो उस 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से लेकर 76 तक था। लेकिन 76 में संसद को मैंने बताया कि शक्ति है 1 वर्ष में, एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। 1 वर्ष पूरा हो गया, दोबारा भी बढ़ा सकती है, 3 बार भी बढ़ा सकती है। लेकिन कितनी बार बढ़ाना है इस पर संविधान बिल्कुल मौन है, कुछ बात ही नहीं करता। तो देखिए 1976 तक था, लेकिन इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें कहा गया, उसमें 1 वर्ष के लिए अवधि को बढ़ाया गया। ठीक है जी। तो यहाँ जो है ये जो लोकसभा थी जो 76 में समाप्त होनी थी, वो 77 में समाप्त हुई इसकी अवधि। तो यहाँ बढ़ाया गया था 1 वर्ष के लिए। तो इसलिए 42वां संविधान संशोधन था, इसमें कह दिया गया कि भी अब से जो है लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, ना कि 5 वर्ष होगा। लेकिन फिर उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, तो एक संविधान संशोधन फिर किया गया 44वां। ठीक है नहीं, 44वां किया गया। तो उसमें फिर कहा गया कि लोकसभा की अवधि फिर से 5 वर्ष के लिए होगी। तो अभी तक जो है ये 5 वर्ष वाला सिद्धांत ही चल रहा है 1978 के बाद। उसके बाद कोई परिवर्तन जो है इसमें नहीं है। तो ये सब लोकसभा था। अब फिलहाल जो है 17वीं लोकसभा चल रही है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है 2019 में, जो 2024 तक रहेगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, उम्मीद है चलता ही रहेगा, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ, तो उसके बाद से ये चीज़ें थी। तो हमने आज ये सारे पॉइंट देखे इसके, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई समस्या है तो वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। जहाँ पर भी आपको डाउट हो, हम कोशिश करेंगे उनका रिप्लाई करने की, या फिर अगली वीडियो में हम उनका ध्यान देंगे। तो ठीक है, आप देखिए, उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। समझिए, थोड़ा जटिल है 1-2 पॉइंट बीच में, लेकिन प्रयास कीजिए, समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।